नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश भारद्वाज और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सिलसिला कहानियों का। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ संदीप डोबरियाल की लिखी कहानी पतंगे। निशांतगंज गोमती के किनारे सड़कों के दोनों ओर फैली हुई 7 गलियों का नाम। आपस में अटखेलियाँ खाती हुई ये गलियाँ अब आगे बढ़कर एक दूसरे के गले लग रही थीं। पता ही नहीं चला, मानो किसी बच्चे ने गुस्से में आकर उलझी हुई कोई डोर गोमती के किनारे फेंक सी दी हो। हर एक गली का अपना एक मिजाज, अपना एक तकल्लुफ़ और अपनी एक अजीब अंदाज। कहीं कुरान की आयतें गूंजती हैं, कहीं मीनाकारी खुद पर इतराती है, तो कहीं काली स्याही पंखों में लिपटी एक अपना अनमोल रतन बनाती है। इन्हीं गलियों में 2 बूढ़े साथ में थे, जो कांच के चूड़े को डोर पर घिसते रहते थे। कागज के रंग बिरंगे टुकड़ों का कुछ यूं जोड़ते कि बच्चों की टोली वहाँ ना हो, ऐसा मानो उन्हीं के पीछे घूमती। कागज के उन रंग बिरंगे टुकड़ों के कुछ नाम भी थे। पान तारा, चांद तारा, चिरैया, बेगम, कौन कोआ और न जाने क्या क्या। गाफुर मियाँ उनको इन्हीं नामों से बुलाते थे। ठीक से याद नहीं आता, पर जब दूरदर्शन पर शांति आता था तब वो 70 पार हो गए थे शायद। ईद की सेवइयों जैसी उनकी शक सफ़ेद दाढ़ी, छत से टपकती हुई पानी की बूंदों सी पथराई आंखें और बदलते लखनऊ के दर्द को समेटे उनकी खाली मटके सी आवाज़। गाफुर मियाँ की एक छोटी सी गिमटी थी उसी गली में। पतंग और माझा बेचते थे वो। खुद की पतंगे बनाते, खुद ही माझा बनाते। 2 पीढ़ियों से ये पतंगे ही गाफुर मियाँ के घर के चूल्हे की आग दे रही थी। मोहल्ले के सारे बच्चे शाम को उनकी दुकान पर डेरा मारे रहते थे। गाफुर मियाँ सब खुश होते थे तो कभी कभी पतंगे या माझा यूं ही बिना किसी पैसे बच्चों के बीच बांट दिया करते थे। बस शर्त यही होती थी कि हमें गाफुर मियाँ की बातें सुननी होती थी, और किसी की भी निगाह अगर जरा सी इधर उधर हो गई तो बस गाफुर मियाँ की ताने भरी एक और कहानी शुरू हो जाती थी। गाफुर मियाँ की बातें पतंगों से शुरू होकर और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया घूम कर पतंगों में ही जाके ख़त्म हो जाती। और बातें भी ऐसे कि डोर का एक छोर पकड़ो तो कहीं ना कहीं दूजा छूट ही जाए, और सिर्फ खुश हो जाने की लालच में हम उनकी बातें सुनने को मजबूर रहते हैं। गाफुर मियाँ कहते हैं, तुम क्या जानो, इन कागज के टुकड़ों में भी रूह होती है मेरे बच्चों। एक शान, एक हया, एक नजाकत, जो कई महिलाओं और शहजादियों
को भी नसीब नहीं होती। जब घूमती है तो पूरा आसमां देखता है इन्हें। सुनने में तो अच्छी नहीं लगती थी, पर क्या करें, लालच। खैर, जब हवा में लौटती तो बादल भी आ भरते हैं। अरे जमीन तो सब राज करते हैं, आसमां पर कैसे हुकूमत चलाती है ये कोई इन पतंगों से सीखे। हाथ मांझा घिसते ही रहते थे बिना रुके, जिसे देखो सीना तान कर सैर पर निकल पड़ा। मानो हल्के वजीर को किसी रियासत का एक नंगी लतवार लेकर हाथ में कि जो भी मिलते बस जमींदारों से नहीं। अरे उन बेअक्लों को क्या पता कि मैदान अगर जीतना ही है तो पहले झुकना सीखो, हवा का रुख पहचानो, फिर सही वक्त पर बढ़ जाओ आगे। गोया और क्या चाहिए, मैदान जीतने के लिए सिर्फ वो चाहे चौखट हो या मैदान हो, चाहे अंदर या चाहे बाहर। यह कहते हुए धीरे से एक हल्की सी मुस्कान गाफुर मियाँ के चेहरे पर बिखराती थी, जिसकी वजह कुछ दिनों पहले ही जिंदगी में बताई है मुझे। सिर्फ कहते, अब इन पतंगों को ही देखो, अगर पेंच जितने हो तो कभी जल्दबाजी मत करो। सामने फिर कहते हैं, बस इन पतंगों को भी देखो, अगर पेंच जीतनी है तो जल्दबाजी मत करो। सामने सामने लड़ने से तो तुम भी हार सकते हो, फिर चाहे कितनी ही अच्छी मांझा और पतंग क्यों ना ही हो। रूह को कभी भारी मत होने दो, उड़ने दो उसे पतंग की तरह खुले आसमां में। जितने पाक करम होंगे उतनी ही खूबसूरत रूह होगी। ठीक वैसे ही तकसीम मानो कि तुम कनकौवा उड़ा रहे हो और बाकी छोटी पतंगे तुम्हारी शान में सलामी दे रही हो। बुरे करम तुम्हारी रूह की पतंग को गीला कर देंगे और फिर कितना ही पैबंद लगा लो वो बात नहीं आती, और फिर पतंग फट जाती है एक रोज। जानते हो दर्द ज़्यादा कब होता है, जब उड़ती हुई पतंग के पैबंद धोखा दे जाती है। पतंग से अच्छा कौन बता सकता है तुम्हें। इसी बीच अपने हाथों पर और गाल पर लटकी उलझी हुई अपनी सेवइयों को सुलझाते हुए कहते हैं, पर हाँ, कभी पेंच जीतने के लिए मांझा दोहरा करके पतंग मत लड़ाओ। यकीनन तुम पेंच जीत जाओगे, पर वो सुकून ना मिल पाएगा जिसके लिए तुमने पेंच लड़ाया था।
ये भी हो सकता है कि रशीद, छुट्टन, हामिद सब तुम्हारे हुनर ए पेच की वाहवाही करें, पर कहीं ना कहीं यह बात कचोटती रहेगी कि तुमने दोहरा मांझा लगाया था या मांझे में गांठें मारी थी। और तुम कभी अपनी नाखून चबाना बंद न करना, जाहिल कहीं का। कहते हुए गाफुर मियाँ की कांच से चूरे और रंग में सनी हुई उंगलियां मेरे सिर पर पड़ती और मेरे बालों में सही करता हुआ दरवाजे के पीछे छिपी बिल्ली की तरह पड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा। और हाँ, कभी हत्था नहीं मारना, काफिरों की निशानी है ये। पतंगबाजी की तौहीन। नीचे से धोखा देकर पेंच काटने में मज़ा नहीं आता। हमदम तो जाओ हवा में, सामने जाकर आगाह करो सामने वाले को कि तुम आ रहे हो। सामने सामने मैदान मारो, तब कहीं बात है। वो कहते हैं कि चले आते हैं जो पतंगों के जानकार हैं, जिन्हें वाकई मोहब्बत है पतंगबाजी से, वो पेच काटने के बाद डोर नहीं समेटते, हाथ से तोड़ देते हैं खुद ही अपनी डोर को। चार आने की डोर के लिए अपनी हार के एहसास को कभी मत बढ़ाओ। जब पेच लड़ाओ तो कभी अपने अंदाज और अपने पाक तरीके से, और अगर हार भी जाओ तो शान से कबूल करो अपनी हार को। अगर डोर समेटने के चक्कर में रहोगे तो बस डोर ही समेटते रह जाओगे। डोर खोने देने का डर तुम्हें कभी दूर तक पतंग लड़ाने का मज़ा नहीं दे पाएगा। और वो उड़ान ही क्या जो दूर तक ना हो, खुले आसमां के पार तक ना हो, हवा की सारी तहों को पार कर उड़ने की। बातें कब कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हमें कभी समझ में नहीं आती। बस हम तो गाफुर मियाँ के तिकल्ले का इंतज़ार करते कि कब वो कहें कि सद्दी लेकर अब पतंगे उड़ाओ। पतंगे भी दे दिया करते और कहते कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, उड़ो उड़ो इस खुले आसमां में। पर कभी कभी गाफुर मियाँ रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये भी ना लगता कि आज बिना पैसे के डोर मिलने की कोई उम्मीद है। तब मैं बीच में उन्हें टोकर कहता, अच्छा ये गफ ये बताओ गाफुर चाचा, इतनी सारी अच्छी बातें तुम्हें किसने सिखाई। गाफुर मियाँ की आंखों में एक अनजानी सी चमक आ जाती है और वो कहते कि कुछ मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है और कुछ मेरे अब्बू जान ने। और तब मैं खिलखिला के कहता, गाफुर चाचा आप खुद इतने बूढ़े हो और आपके अब्बू हैं, यकीन नहीं होता। बस फिर क्या। गाफुर मियाँ सद्दी का एक गोला उठाकर पीठ पर मारते हुए बोलते, मर जा दोखर की आग में, नमदरात दफ़ा हो यहाँ से। हम बस वहाँ से भाग जाते, पर कभी भी फीकी हुई
सद्दी का गोला उठाना नहीं भूलते। हमें तो बस फोकट की माझा चाहिए होता था, फिर चाहे पतंगबाजी की शान में हो या ना हो, चाहे रूह को सुकून मिले या ना मिले। कई सरकारें के साथ गाफुर मियाँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गए 2 साल पहले। मैं अभी पतंग उड़ा रहा हूँ जिंदगी के आसमान में। कभी कुछ पेंच कटे मेरे और कई पेंच मैंने काटे भी, पर धीरे धीरे पेंच काटना इतना ज़रूरी हो गया कि मानो माझे दोहरे भी हो या होने लगते, और हाथ मारना रूह की तौहीन है, ये बात कभी याद ही नहीं आई। बस आसमां में आकी पतंग उड़ती रहे, यही बात दिमाग में रहती, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार पैबंद लगा कर भी पतंग उड़ाई, और पेंच काटने पर कभी भी डोर समेटना ना भूला। चाहे 4 आने का ही सही, फ़ायदा तो है ना। बस माझे कैसे और तेज और मजबूर हो, इतनी उधेड़ बुन में वक्त का पता ही नहीं चला। सुकून, खुला आसमां, जिंदगी की शान। इतने बुरे मैं सोचूं, इतने फुर्सत ही कहाँ है। लोग सिर्फ आपकी पतंग उड़ते देखते हैं। जितनी ऊंची पतंग उतनी ही ऊंची शान। कितने पेच काटने आपने, ये तय करता है कि आपकी हैसियत। फिर चाहे माझे दोहरे किए हो या आपने हत्था मारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचता हूँ तो लगता है कि पेचों की गिनती के आगे रूह गीली हो चुकी है। ना कोई सुकून है, ना कोई गिला। बस गिनतियाँ बढ़ती जा रही हैं। पर क्या करूं? अगर मैं माजे दोहरे नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। मेरे हाथ नहीं मारूँगा तो कोई दूसरा मेरे हाथ काट देगा। और हर किसी ने गाफूर मियाँ की बातें थोड़ी ना सुनी है। जिंदगी उलझ गई है पतंग की डोर की तरह। एक सिरा सुलझाऊं तो दूसरा उलझ जाता है। बस तो सुलझाने का मन भी नहीं करता अब तो। सच कहूँ तो हिम्मत भी नहीं है। बस पतंग उड़ती रहे। बस पतंगे उड़ती रहे। जब छोटा था तब गाफुर मियाँ की बातें कभी समझ में नहीं आई। कुछ बातें अब वक्त ने सिखा दी हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं शायद। समझ में नहीं आता कुछ भी। रूह की शान भी ज़रूरी है और पेचों की गिनती भी। कशमकश है ज़रा सी जिंदगी में, पर हाँ, इतना समझ में आ गया है कि कभी कभी बूढ़ी आंखों का झुकना भी वो कह जाता है जिसे सीखने में तमाम उम्र गुजर जाती है।
सच है, पतंगे आज भी उड़ रही हैं, पतंगे आज भी उड़ रही हैं और वक्त के साथ हमेशा पतंगे उड़ती रहेंगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैंने बचपन को मुस्कुराते देखा है। आज मैंने बचपन को मुस्कुराते देखा है। जिस तेज धूप में चलना लग रहा था मेरा मुश्किल, उस तेज धूप में मैंने बिना कपड़ों और बिना चप्पलों के बचपन को खेलते मुस्कुराते देखा है। हाँ, मैंने बचपन को मुस्कुराते देखा है। धन्यवाद दोस्तों।